Hello guys, again welcome to the channel of Equilibrium classes and हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जितने भी बच्चे हमारे क्लास 11th में हैं ये वीडियोस हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो वी स्टार्टेड विद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और ये चैप्टर 1 का डे 4 है। अभी तक जिन भी बच्चों ने या जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं जो इंटरेस्टेड हैं अकाउंटेंसी की नॉलेज गेन करने के लिए, तो जिन्होंने अभी तक पहले के 3 डेज के वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप पहले डे 1, डे 2, डे 3 के वीडियो देख लो तो फिर आपको डे 4 का वीडियो समझ में आएगा। सो पीडीएफ आप सबके पास अवेलेबल होगा। जिनके पास भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, सो आप वहां से पीडीएफ देख लेना। और नहीं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे। सो हमने चैप्टर के नोट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में किया है ताकि बच्चे को वो चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। So last class I ended with accounting information and interested users of accounting information। तुम पीडीएफ के पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पीडीएफ का पेज नंबर 7, पीडीएफ का पेज नंबर 7। So first topic that we'll be doing today is क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 7, पीडीएफ का पेज नंबर 7 पे आ जाओ। जिनके पास भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है उनको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, 4 ऐसे हैं। सबसे पहला रिलायबिलिटी। So whatever information that our books of accounts provides to us वो reliable होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल रही है वो कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट या कोई ना कोई उसका एक सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए। अगर उस ट्रांजैक्शन का, अगर उस इवेंट का कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। से फॉर एन एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि इस मंथ में हमारा 5 लाख रुपए का सेल हुआ है, तो मैं कैसे मान लूं आपका 5 लाख का सेल हुआ है। आप मेरे को सेल का बिल दिखाओ। आपने सेल किया होगा माल तो उसका प्रॉपर बिलिंग तो हुआ होगा ना। तो आप मेरे को कह रहे हो 5 लाख का सेल हुआ है, तो आप 5 लाख के सेल का बिल दिखाओ, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ सही में आपका 5 लाख का माल सेल हुआ है। अगर किसी ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस नहीं है तो हम कैसे मान लें। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो घर का बिजली बिल आया 2000 रुपए और तुमने पेरेंट्स से कहा कि मैंने ये 2000 का बिजली बिल ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, फोन पे से कर दिया, गूगल पे से कर दिया, पेटीएम से कर दिया। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे कैसे भरोसा करें कि तुमने 2000 का बिजली बिल का पेमेंट कर दिया है। तो कभी भी तुम पेमेंट करते हो उसके बाद एक एविडेंस के तौर पे स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली मेड। तुम वो चीज अपने पेरेंट्स को दिखा दो तो वो फिर भरोसा कर लेंगे हाँ सही में बच्चे ने घर के बिजली का बिल का पेमेंट कर दिया है। तो इसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन पे हम रिलाई करें या ना करें, ये अगर रिलायबिलिटी मेरे को क्रिएट करनी है तो व्हाट वी शुड डू, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का अगर एविडेंस होगा, प्रूफ होगा तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी डैश, तो डैश में फिल कर देना रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी डैश, डैश में तुम फिल कर देना रिलायबल।
तुम इसका हार्ड कॉपी चाहो तो खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर किसी घर पे अगर प्रिंटर वगैरह है तो तुम वहां से इसका प्रिंट आउट निकाल लो, जेरोक्स निकाल लो, या फिर तुम किसी जेरोक्स के शॉप पे जाके इसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। To make accounting information reliable, we should record business transaction in the books of accounts on the basis of some voucher or source document. वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया वो जो एक प्रूफ के तौर पे एक कागज का टुकड़ा होगा, एक बिल होगा जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की होनी चाहिए वो है रिलायबिलिटी। सेकेंड, रेलेवेंस। मैंने तुम्हें डे 1 को ही बताया था जब मैं तुमको बिजनेस अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा रहा था, तो वहां पे फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ हमें वही ट्रांजैक्शन लिखने चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि हम किसका रिजल्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस का। तो अगर मेरे को बिजनेस का रिजल्ट जानना है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो मेरे को सिर्फ वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट लिखने चाहिए जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो सेकेंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखिए जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिनका बिजनेस से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, जो बिजनेस के लिए इररेलेवेंट है, वो सारी चीजें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखनी चाहिए। So second qualitative characteristic is relevance. Accounting information must be relevant. Blank में आप relevant लिख दो। Only information related to business should be recorded in books of accounts. Informations which are irrelevant / immaterial. Informations which are blank है, blank में fill कर देना, irrelevant / immaterial, that is not related to business should not be recorded in the books of accounts, ठीक है। आप ऑफिस का रेंट पे करते हो, वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। आप स्टाफ का सैलरी पे करते हो, वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो रेलेवेंट है, वो बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने मान लीजिए 2 लाख का माल खरीदा जो आप फ्यूचर में बेचोगे, वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए, वो सब रेलेवेंट है। लेकिन मान लीजिए आप अपने घर का रेंट पे कर रहे हो, मान लीजिए घर में आपके कोई हाउसमेट आती है, आप उसको सैलरी दे रहे हो, तो वो तो बिजनेस से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है ना, ये तो आपका अपना पर्सनल एक्सपेंस है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। अभी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि बिजनेस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और ओनर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। बिजनेस लॉ की नजर में बिजनेस अलग और लॉ की नजर में ओनर अलग, ठीक है। तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड है। जिन ट्रांजैक्शन का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जो इररिलेवेंट है, ओनर के जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। सेकेंड क्लियर है। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप ऐसे बनाओ, ऐसे प्रेजेंट करो कि कोई भी उसको समझ सके। अगर आप उसको हैप्पजार्ड मैनर में बनाओगे, अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह फॉलो नहीं करोगे, तो फिर जिन लोगों के पास अकाउंटिंग नॉलेज है उनको चीजों को समझने में दिक्कत आएगी। अकाउंटिंग की अपनी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि कोई भी चीज डेबिट होती है तो क्या होता है, कोई भी चीज क्रेडिट होती है क्या होता है, ठीक है। सो अकाउंट्स की अपनी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज से वही लोग समझ सकते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज है। बट देन ऑल्सो वो लोग भी तभी समझ पाएंगे जब आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। जैसी गाइडलाइंस दी गई है वैसे अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे तब वो लोग समझ पाएंगे। अगर आप उसको जैसे तैसे बना दो हैप्पजार्ड मैनर में, बिना कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए, तो सामने वाला जिसके पास अकाउंटिंग नॉलेज है वो भी उस चीज को नहीं समझ पाएगा। सो थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर सो दैट
anyone having accounting knowledge is able to understand what is written over there. ठीक है, अगर आप किसी के सामने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हो और वो ये नहीं समझने पा रहा है कि ये क्या है, गिवन दैट उसको नॉलेज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने रूल्स रेगुलेशंस को अवॉइड किया है, फॉलो नहीं किया है, आपने फॉर्मेट्स वगैरह ढंग से नहीं बनाए होंगे, तभी उसको ये दिक्कत आ रही है. So accounting information must be blank है, understandable. Accounting information must be blank है, understandable. That is, books of accounts should be presented in a manner that anyone having accounting knowledge, that के बाद लिखना, anyone having accounting knowledge is able to understand what is written in the books. That के बाद लिखना, anyone having accounting knowledge is able to understand what is written in the books. Fourth, comparability. कंपेरेबिलिटी में जब तुम्हें शायद एडवांटेजेस पढ़ा रहा था तब मैंने समझाया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे बनाना है, रिजल्ट्स आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि आप अपने रिजल्ट्स को दूसरे के रिजल्ट से कंपेयर कर सको, आप अपने रिजल्ट्स को पास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सको. बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग हमारी टेंडेंसी होती है कंपैरिजन करने की, कि क्या हमने पास्ट के कंपैरिजन में इस ईयर अच्छा परफॉर्मेंस किया है या खराब, क्या हमारा परफॉर्मेंस हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अच्छा है या खराब. सो फोर्थ थिंग, जो चौथी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग में होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, दैट इज कंपेरेबिलिटी. यानी वी शुड बी एबल टू कंपेयर. तो आपको आपके फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रेडिंग P&L जो बताता है प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बताता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू शुड प्रिपेयर इन सच अ मैनर दैट यू कैन कंपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद दैट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. You can compare your financial statements with your past year financial statements. Comparisons आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देगा कि क्या ग्रोथ हुआ है या फिर ग्रोथ में कोई कमी आई है. ठीक है. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. सबसे पहली रिलायबिलिटी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो रही है वी शुड रिलाई ऑन दैट. रिलायबिलिटी तभी अराइज होगी जब उस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एक प्रूफ होगा. दूसरा रेलेवेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें सिर्फ बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शन लिखने चाहिए, जो ट्रांजैक्शन इररेलेवेंट नेचर के हैं, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नजर नहीं आनी चाहिए. थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी. बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय आपको गाइडलाइंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करने चाहिए, ताकि जिसके पास भी अकाउंटिंग नॉलेज है वो समझ सके कि आपने क्या लिखा है. फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक गाइडलाइंस के तहत आप सब बनाओ, ताकि आप अपना रिजल्ट दूसरों के रिजल्ट से क्या कर पाओ, कंपेयर. आप अपने रिजल्ट को अपने पास्ट रिजल्ट से क्या कर पाओ, कंपेयर. ठीक है. आगे प्रोसीड करते हैं. अब तुम आ जाओ. अभी कुछ टॉपिक्स अभी मैं स्किप करूंगा चैप्टर 1 के, बिकॉज ये सारे टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ी सी और अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए. तो जैसे हम वो सारी अकाउंटिंग नॉलेज गेन करते जाएंगे तो मैं दोबारा फिर से फर्स्ट चैप्टर पे आऊंगा और जो जो टॉपिक्स मैंने स्किप किया है वो मैं कराऊंगा. तो अभी तुम आ जाओ पेज नंबर 8 पे. अभी तुम आ जाओ पेज नंबर 8 पे, पीडीएफ का पेज नंबर 8. जिनके पास, मैं फिर कह रहा हूं, पीडीएफ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ देख सकते हो. पीडीएफ गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. ये आपके नोट्स की तरह है. इतना करने के बाद आपको बुक्स वगैरह उतने रेफर करने की जरूरत नहीं है. पेज नंबर 8 एंड टॉपिक इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डे 1 को बताया था कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिकल अगर तुम परफेक्शन के साथ करना चाहते हो तो तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और प्रैक्टिकल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले हो सके एग्जाम में इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय आपको ये पता होना चाहिए। सो अकाउंटिंग बनाने के दो बेसिस हैं। फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के दो बेसिस फॉलो होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो सबसे पहले देखते कैश बेसिस क्या बोलता है। कैश बेसिस बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगा जब मनी इन्वॉल्व होगा, यानी या तो मनी आना चाहिए या मनी जाना चाहिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूं, कैश बेसिस क्या बोल रहा है, नाम ही देख लो, कैश। कैश बेसिस क्या बोल रहा है, एनी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कैश इज इन्वॉल्व्ड। आइदर देयर शुड बी रिसिप्ट ऑफ कैश और आइदर देयर शुड बी पेमेंट ऑफ कैश। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें अगर बोलूं, तुमने एक ग्राहक को 10,000 का माल कैश में बेचा, यानी तुमने उसको माल दे दिया और बदले में 10,000 कैश लिया, तो बिकॉज कैश इन्वॉल्व है ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। दूसरा ग्राहक आया, तुमने उसको 10,000 का माल बेचा लेकिन उधार में बेचा, यानी अगला तुमसे माल ले गया और पैसा अभी नहीं दे रहा, वो बोल रहा है भैया पैसा हम आपको कुछ दिन में आके देंगे। इसी को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ये सेकेंड ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बेसिस क्या बोलता है, तभी रिकॉर्ड होना चाहिए जब कैश इन्वॉल्व होगा। तो अब तुम खुद सोच के देखो, तुम ये सेकेंड ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब करोगे। जैसे मान लो तुमने आज 1 जनवरी है और आज तुमने माल बेचा, अगला तुमको 10 जनवरी को पैसा लाके दे रहा है, तो तुम क्या 1 जनवरी को रिकॉर्ड करोगे 10,000 का सेल, या 10 जनवरी को? 10 जनवरी को तुम बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज 1 जनवरी को तुमने उधार में बेचा, उस दिन तो कोई कैश इन्वॉल्व था ही नहीं। 10 तारीख को अगला वो पैसा लाके दिया, तो 10 तारीख को तुम बुक्स में लिखोगे कि सेल हुआ है 10,000 का। समझ में आ रहा है व्हाट कैश बेसिस इज? कैश बेसिस बोलता है कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगा व्हेन कैश इज इन्वॉल्व्ड। इफ कैश इज नॉट इन्वॉल्व्ड, अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट नेचर का है, उधार का है, तो वो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो फर्स्ट 2 पॉइंट मैं पढ़ देता हूं। इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज इन्वॉल्व्ड, आइदर कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड। Non-cash transaction or credit transaction are not recorded in the books if we follow cash basis. यहां तक समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट और है, ये 2 पॉइंट मैं बाद में अभी कराऊंगा। तुम पहले आओ एक्रूअल बेसिस पे, तुम अब दूसरे पे आओ एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए चाहे कैश हो या क्रेडिट हो। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, वी शुड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन अगर वो हो चुका है तो। सो इट शुड बी रिकॉर्डेड एट दैट मोमेंट ओनली, चाहे उस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व हो या ना हो। तो तुमने 10,000 का माल बेचा कैश में, रिकॉर्ड होगा। कैश बेसिस भी बोलता है रिकॉर्ड होगा, एक्रूअल बेसिस भी बोलता है रिकॉर्ड होगा। फिर तुमने 10,000 का माल बेचा उधार में, कैश बेसिस बोलता है नहीं रिकॉर्ड होगा, एक्रूअल बेसिस बोलता है रिकॉर्ड होगा गिवन दैट उसका प्रॉपर बिलिंग हो गया है। तो एक्रूअल बेसिस बोलता है सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, चाहे उसका नेचर कैश हो या फिर क्रेडिट हो,
गिवन दैट उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बस हो जाना चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में आ रहा है कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में। ये बोलता है तभी रिकॉर्ड होना चाहिए जब कैश इन्वॉल्व होगा, ये बोलता है जरूरी नहीं है अगर वो क्रेडिट भी है, बट अगर वो उस पीरियड से बिलोंग करता है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो चुका है तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो एक्रूवल बेसिस का पहला 2 पॉइंट देखो। इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। ये बोलता है ट्रांजैक्शन तभी हो जाना चाहिए रिकॉर्ड जिस समय वो हुआ होगा, आपको उसका सेटलमेंट का वेट नहीं करना है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, तुमने 1 तारीख को उधार में माल बेचा, अगला 10 तारीख को पैसा लाके दिया, तो कैश बेसिस तो बोलता है 10 तारीख को लिखाएगा, लेकिन एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है 1 तारीख को ही लिखाएगा, क्योंकि 1 तारीख को ही तुमने माल बेच दिया और उसका बिलिंग कर दिया। अब किस दिन उसका सेटलमेंट होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो तुमने सप्लायर से माल खरीदा 10 मई को उधार में, तुमने सप्लायर से माल खरीदा 10 मई को उधार में 1 लाख रुपए का, और तुम उसका पेमेंट कर रहे हो 10 जून को। फिर से मेरा एग्जांपल सुनना, तुमने सप्लायर से माल खरीदा है 1 लाख का 10 मई को उधार में, और तुम उसका पेमेंट कर रहे हो 10 जून को, तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस वो ट्रांजैक्शन किस दिन रिकॉर्ड होगा, 10 मई को या 10 जून को। ये सवाल तुम खुद से करो और कमेंट में मेरे को बताना कि माल खरीदे हैं 10 को, पेमेंट कर 10 मई को और पेमेंट कर रहे हैं 10 जून को, तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस क्या वो ट्रांजैक्शन 10 मई को रिकॉर्ड होगा या 10 जून को, और अकॉर्डिंग टू एक्रूवल बेसिस क्या वो 10 मई को रिकॉर्ड होगा या 10 जून को। सोच के तुम मेरे को बताना और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, तो समझ में आएगा कि तुम समझ पा रहे हो कि कैश बेसिस क्या है और एक्रूवल बेसिस क्या है, और बेसिस के बीच का डिफरेंस जानना जरूरी है अगर आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा करना है। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल दोहरा देता हूं। 10 मई को हमने 1 लाख का माल खरीदा, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं 10 जून को, उधार में हमने खरीदा, तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस वो जो परचेज हुआ है 1 लाख का, क्या वो 10 मई को रिकॉर्ड होगा या 10 जून को, एंड अकॉर्डिंग टू एक्रूवल बेसिस क्या वो 10 मई को रिकॉर्ड होगा या 10 जून को। जरूर मेरे को तुम कमेंट में बताना। Thus, under accrual basis, both cash and credit transaction are recorded in the books of accounts. यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं आता हूं इसके 3rd और 4th पॉइंट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको बोर्ड पे भी लिखता हूं। ठीक है, ये एक्सपेंस मैं बता रहा हूं, तुम चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। मेरा बेसिस है एक्सपेंस। कैश बेसिस क्या बोलता है, एनी एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन दैट अकाउंटिंग ईयर इन विच पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस मेड, यानी कोई भी खर्चा
उस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा जिस ईयर में उसका पेमेंट हो रहा है। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, एनी एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन दैट अकाउंटिंग ईयर टू विच दैट एक्सपेंस इज रिलेटेड, नो मैटर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। डिफरेंस है दोनों में, मैं एग्जांपल से क्लैरिफाई करूंगा, तुम पहले अच्छे से देख लो। ये बोलता है खर्चा तभी रिकॉर्ड करना है जब उस खर्चे का पेमेंट होगा जिस ईयर में। ये क्या बोलता है, आपको खर्चा उसी ईयर में दिखाना है जिस ईयर का वो खर्चा है, भले आप उसका पेमेंट करो या पेमेंट ना करो। तो प्लीज आप लोग कॉपी निकाल लो, कॉपी में ये बेसिस भी लिख लेना, ऐसे तो वहां पे भी लिखा है बट ये थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज में मैंने समझाया है। और फिर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो योर ईयर इज 2020, यानी आपका ईयर है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020। जनरली छोटे बिजनेस में हम एनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। रेंट इज ऑफिस रेंट है, मान लीजिए 5,000 पर मंथ। ड्यूरिंग 2020 we paid rent of 50,000 and remaining 10,000 we paid ड्यूरिंग 2021। मान लीजिए रेंट है 5,000 पर मंथ और क्वेश्चन में बोलता है कि ड्यूरिंग 2020 हमने कितना रेंट पे किया है, 50,000, और बाकी 10,000 रेंट हमने कब पे किया है, 2021 में। 5,000 पर मंथ तो 12 महीना, तो 5,000 इंटू 12 60,000 हो जाएगा। टोटल रेंट 2020 का कितना होगा, 5,000 इंटू 12 60,000। आपने 2020 में बस कितना रेंट पे किया है, 50,000, बचा 10,000 आपने कब पे किया है, 2021 में। तो अब आप सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगर कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो 2020 में हम कितना एक्सपेंस दिखाएंगे, और अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे तो हम 2020 में कितना एक्सपेंस दिखाएंगे। एक्सपेंस क्यों जरूरी है, बिकॉज एक्सपेंस के ही बेसिस पे आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट लॉस। तो मैं एक खुद करके बता देता हूं। कैश बेसिस क्या बोलता है कि यू शुड रिकॉर्ड एक्सपेंस इन द बुक्स ओनली व्हेन पेमेंट इज मेड। तो 2020 में आपने कितना रेंट पे किया, 50,000। तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस 2020 में आपका एक्सपेंस कितना होगा, 50,000। और एक्सपेंस ऑफ रेंट इन 2021 कितना होगा, 10,000। या ये अभी मैं हटा देता हूं, अभी तुम कंफ्यूज, इसको हटाओ, मैं सिर्फ 2020 की चर्चा करता हूं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 2020 में बताइए रेंट का एक्सपेंस कितना है, अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस बोलता है कोई भी एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स में जब उसका पेमेंट हुआ है। तो 2020 में आपने बस कितना रेंट पे किया, 50,000, तो एक्सपेंस ऑफ रेंट इन 2020 इज 50,000। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करें, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, अच्छे से मेरी लाइन सुनना।
You should record all the expenses of current year whether payment has been made or not made. मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? You should record all the expenses of current year whether payment has been made or not made. तो आपको सारा एक्सपेंस दिखाना है, चाहे आप उसका पेमेंट करो या ना करो। तो एक महीने का खर्चा है 5,000, तो 12 महीने का 60,000। तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? पूरा खर्चा दिखाना है, चाहे आप उसका पेमेंट करो या ना करो। आपने 50,000 ही दिया है, लेकिन आपका खर्चा है कितने का? 60,000 का। वो 10,000 आपको देना है ना, अब आप आज दो या कल दो, इस साल दो या अगले साल दो। कैश बेसिस बोलता है जिस साल दोगे वो खर्चा उस साल का माना जाएगा। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? जो खर्चा जिस साल का है उसी साल लिखना है, चाहे पैसा दो या ना दो। गेटिंग? तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है 50,000 बिकॉज पेमेंट 50,000 का हुआ है। एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है 60,000 बिकॉज 2020 का एक महीने का रेंट है 5,000, तो 12 महीने का रेंट कितना होगा? 60,000। ठीक है, ये बोलता है खर्चा तभी लिखिए जब पेमेंट होगा, ये बोलता है खर्चा लिखिए चाहे पेमेंट होता है या नहीं होता है, जो खर्चा जिस साल रिकॉर्ड होगा। तो दोनों बेसिस से आपका जो रिजल्ट आएगा वो अलग आ गया। ये कुछ और रिजल्ट दे रहा है, ये कुछ और रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, सेकेंड एग्जांपल। आप सारे एग्जांपल कॉपी में लिखते जाओ। सेकेंड एग्जांपल पे आते। सेकेंड एग्जांपल है कि मान लेते सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ इज 10,000 पर मंथ। ईयर है मेरा 2020 एंड ड्यूरिंग 2020 हमने सैलरी पे किया है 1.5 लाख, 1,50,000। 30,000 सैलरी पेड जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर किया है, इसमें से 30,000 2021 का है। तो अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि अगर कैश बेसिस फॉलो करें तो हम सैलरी का एक्सपेंस कितना दिखाएंगे, और अगर हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करें तो हम सैलरी का एक्सपेंस कितना दिखाएंगे। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। Expense of salary in 2020, expense of salary in 2020। So line लिख लो एक, according to cash basis, we should record all the payments. According to cash basis, we should record all the payments during the year. According to cash basis, we should record all the payments during the year, no matter to which year that payment is related. No matter to which year that payment is related. कैश बेसिस बोलता है कि यू शुड राइट ऑल द पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, फर्क नहीं पड़ता वो पेमेंट किस साल से जुड़ा हुआ है। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग एक्सपेंस ऑफ सैलरी 2020 में होगा 1.5 लाख। आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना सैलरी पे किया? 1.5 लाख। 1,20,000 तो इस साल का, अगर मैं 10,000 का रेट लेके चलूं तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, लेकिन आपने सैलरी पे कितना किया? 1.5 लाख। यानी आपने अगले साल का 30,000 सैलरी 2020 में ही दे दिया अपने स्टाफ को। हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने उसको 30,000 सैलरी एडवांस में दे दिया। तो आप अच्छे से पढ़ो, मैंने आपको क्या लिखवाया। कैश बेसिस बोलता है यू शुड राइट ऑल द पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, नो मैटर टू विच ईयर दैट इज रिलेटेड। तो 2020 में क्योंकि हमने 1.5 लाख का पेमेंट किया है, तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस हम कितना सैलरी दिखाएंगे? 1.5 लाख। फर्क नहीं पड़ता वो किस साल का है। एक्रूअल बेसिस में लिखना, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस, कॉपी में लिखना ये बात, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस
we should only write expense of current year. According to accrual basis, we should write only expense of current year. ब्रैकेट में लिख देना not of next year and not of previous year. According to accrual basis, we should write expense of current year. ब्रैकेट में not of next year and not of previous year. Accrual basis बोलते you should write expense of current year only. ना आपको अगले साल का लिखना है ना पिछले साल का, तो सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करो. सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने का सैलरी कितना आएगा? 1,20,000. देख रहे हो एक्रूअल बेसिस क्या बोल रहा है? यू शुड राइट ओनली एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर. You should not write expense of next year. You should not write expense of previous year. You should only write expense of current year. तो 2020 एक साल में 12 महीने 10,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का एक्सपेंस कितना होगा? 1,20,000. ये जो 30,000 हमने इस साल दे दिया, ये एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग कब लिखाएगा? 2021 में. लेकिन कैश बेसिस के अकॉर्डिंग वो कब लिखाएगा? क्योंकि पेमेंट इस साल हुआ है तो इसी साल. तो अलग अलग बेसिस से रिजल्ट अलग आ गया. आगे चल के हम कोई एक बेसिस ही फॉलो करेंगे, और कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे वो या तो तुम इतनी देर सोचो, या फिर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वेदर वी विल फॉलो कैश बेसिस या विल फॉलो एक्रूअल बेसिस. दोनों बेसिस से जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, वो अलग आता है, बिकॉज दोनों वैल्यूज अलग अलग दे रहे हैं. ये बोलता है सैलरी को 1.5 लाख लेना है खर्चे को, ये बोलता है 1,20,000 लेना है. ये बोलता है सिर्फ जितना पेमेंट हुआ उतना दिखाना है, ये बोलता है करंट ईयर का दिखाना है चाहे पेमेंट हो या ना हो. तो अब मैं आता हूं रेवेन्यू पे. मैं अब आता हूं रेवेन्यू पे. तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. बेसिस है मेरा रेवेन्यू. तुम रेवेन्यू बोलो या अभी, क्योंकि तुम रेवेन्यू इनकम कुछ बोल सकते हो, बट रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो जब हम टर्म्स करेंगे तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा. रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यूज received during current year, no matter to which year they are related to. We should record only revenues या income of current year, whether amount is received or not received. So कैश बेसिस बोलता है कि we should write all income, all revenue received during the year. It can be of any year. हो सकता है ना फीस मेरे को इस साल की भी मिल सकती है. हो सकता है कुछ बच्चे पिछले साल की फीस मेरे को इस साल दे जाए. हो सकता है कुछ बच्चे अगले साल की फीस भी मेरे को इस साल दे जाए. तो कैश बेसिस बोलता है जितना फीस मिला सब लिखना है. वो किस साल का फीस है उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? आपको सिर्फ करंट ईयर का फीस लिखना है, ना अगले साल का फीस लिखना है, ना पिछले साल का, सिर्फ करंट ईयर का. वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे पैसा मिले या ना मिले. तो कैश बेसिस कुछ और बात बोल रहा है, एक्रूअल बेसिस कुछ और बात बोल रहा है.
कैश बेसिस बोलता है जितना रेवेन्यू मिला है, कौन से साल का मिला है उससे कोई लेना देना नहीं है, यू शुड राइट ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, यू शुड ओनली राइट रेवेन्यू ऑफ करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो मैं एग्जांपल से फिर एक्सप्लेन करता हूं अपनी बात को। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो ईयर है 2020, फीस है 1000 पर मंथ। ड्यूरिंग 2020 fees received is 10,000 and remaining fees were received during 2021। मान लो ईयर है 2020 और फीस है 1000 रुपए पर मंथ, तो उस हिसाब से 12,000 रुपए फीस होनी चाहिए। ड्यूरिंग 2020 फीस रिसीव्ड है 10,000 और जो बाकी बची 2,000 फीस है वो अगले साल मिली। तो क्वेश्चन ये है कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग कितनी फीस दिखाओगे और एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग कितनी फीस दिखाओगे। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, यू शुड ओनली राइट फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें फीस मिला कितना, 10,000। तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस फीस से होने वाली इनकम कितनी, 10,000। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, यू शुड राइट ऑल द इनकम ऑफ करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो अगर 1000 रुपए पर मंथ है तो साल भर का इनकम कितना हुआ, 12,000। ये सिर्फ क्या बोलता है, सिर्फ किसको इनकम माना जाएगा, जितना मिला। और ये क्या बोलता है, रिसीव तो है आपकी इनकम, लेकिन जो 2,000 नहीं मिला है तो वो इसी साल का, तो वो आपको इनकम किस साल दिखानी है, इसी साल। क्लियर। सो कैश बेसिस बोल रहा है जितना रिसीव हुआ सिर्फ उसी को इनकम माना जाएगा। ये बोलता है कि आपको करंट ईयर का सारा इनकम दिखाना है, चाहे मिले या ना मिले। तो 1000 के भाव से 12 महीने की इनकम 12,000, 10,000 मिल गया, 2,000 नहीं मिला। तो दोनों बेसिस से तुम देख लो रिजल्ट अलग आ रहा है। कैश बेसिस कुछ और इनकम बता रहा है, एक्रूअल बेसिस कुछ और इनकम बता रहा है। तो मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, उससे और आइडिया क्लियर होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं अपने। सो मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। फीस इज 1000 पर मंथ। ड्यूरिंग 2020 फीस रिसीव ले लेते हैं 18,000। सो फीस है 1000 पर मंथ, उस हिसाब से 12 महीने की फीस होनी चाहिए 12,000 रुपए। बट हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मेरे को करंट ईयर में करंट ईयर की फीस तो दी और नेक्स्ट ईयर की फीस भी उन्होंने मेरे को इस साल ही दे दी। सो फीस रिसीव ड्यूरिंग 2020 इज 18,000। अब मेरे को बोल रहा है कि अगर कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो हम फीस से होने वाली इनकम कितनी बताएंगे, अगर हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं तो फीस से होने वाली इनकम कितनी होगी। सो कैश बेसिस तो बोलता है हम इनकम या रेवेन्यू जितना रिसीव होता है उसको मानते हैं। सो ड्यूरिंग 2020 फीस रिसीव्ड इज 18,000। सो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस हमारी इनकम कितनी मानी जाएगी, 18,000।
अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो 2020 में फीस से होने वाली इनकम हम कितनी बताएंगे? 18,000। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है यू शुड ओनली राइट इनकम ऑफ करेंट ईयर, आपको सिर्फ करेंट ईयर की रेवेन्यू दिखानी चाहिए। तो मिला तो मेरे को 18,000 है, लेकिन करेंट ईयर का फीस क्या है? 1000 पर मंथ। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस फीस से होने वाली इनकम कितनी होगी? 12,000। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? सिर्फ करेंट ईयर का इनकम दिखाना है, ना आपको नेक्स्ट ईयर का इनकम दिखाना है, ना आपको प्रीवियस ईयर का। अगर करेंट ईयर का रिजल्ट निकाल रहे हो तो सिर्फ करेंट ईयर का इनकम। और कैश बेसिस क्या बोलता है? जितना मिला उतना दिखाना है, वो चाहे कोई भी साल का हो। सो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस फीस हम 18,000 दिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस हम फीस 12,000 दिखाएंगे। सो दोनों रिजल्ट अलग अलग दे रहे हैं, ये कुछ और रिजल्ट दे रहा है, ये कुछ और रिजल्ट। तो अगर हम कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सपेंस और इनकम कुछ अलग आता है। एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं तो हमारा एक्सपेंस और इनकम कुछ और आता है। तो कैश बेसिस फॉलो करके अगर हम ईयर एंड में प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा, एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस कुछ और आएगा। सो इन दोनों बेसिस में हम कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? तुम वीडियो पॉज करके सोच सकते हो कि अगर मेरे को सिर्फ करंट ईयर का रिजल्ट निकालना है, सिर्फ करंट ईयर का अगर तुम्हें रिजल्ट निकालना है तो विच बेसिस इज बेटर? कैश बेसिस इज बेटर या एक्रूअल बेसिस इज बेटर? थ्योरेटिकली तो दो बेसिस है, लेकिन दोनों में से कोई एक बेसिस ही हमें लॉ फॉलो करने बोलता है, और वो बेसिस है एक्रूअल बेसिस। लॉ हमें बोलता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, ना कि कैश बेसिस। सिंपल सोच के देखो ना, अगर तुमको करंट ईयर का रिजल्ट चाहिए, करंट ईयर में तुमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो एक्रूअल बेसिस ही बेटर है, बिकॉज ये बोलता है करंट ईयर का सारा इनकम दिखाना है, चाहे मिले या ना मिले। करंट ईयर का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, चाहे पेमेंट हो या ना हो, सिर्फ करंट ईयर का। और कैश बेसिस क्या बोलता है? कोई भी इनकम दिखा दो, बस पैसा आना चाहिए, कोई भी एक्सपेंस दिखा दो, बस पैसा जाना चाहिए। तो ये तो नेक्स्ट ईयर को भी रिकॉर्ड कर ले रहा है, प्रीवियस ईयर को भी रिकॉर्ड कर ले रहा है। तो कैश बेसिस से करंट ईयर का रिजल्ट आ पाना बहुत मुश्किल है, और आप बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स तो लिख ही नहीं रहे हो जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, जिनका पैसा आया नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आप करंट ईयर का सब कुछ लिख रहे हो, सिर्फ करंट ईयर का। तो अगर तुम्हें करंट ईयर का सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो विच बेसिस इज बेटर? ऑब्वियसली एक्रूअल बेसिस इज बेटर। ठीक है, इसलिए लॉ बोलता है कैश बेसिस को फॉलो करके हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, विल फॉलो एक्रूअल बेसिस। सो तुम अच्छे से पीडीएफ में देखना कि वर्डिंग्स अच्छे से देखना, जितना मैंने लिखा है वो देखना, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस समझ में आना चाहिए। थ्रू आउट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस से बनाएंगे। हाँ, एग्जाम में तुम्हें 1 मार्क के क्वेश्चन दे सकता है कि अगर कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो कितना शो करेंगे। ठीक है, अब तुम पीडीएफ का लास्ट पेज निकाल लो ना, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। पीडीएफ का लास्ट पेज निकाल लो, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। सो पहला है रिकॉर्डिंग। कैश बेसिस बोलता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, यानी वो ट्रांजैक्शन जिसमें या तो पैसा आया है या पैसा गया है। कैश बेसिस बोलता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि आपको कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी। ठीक है, पहला डिफरेंस क्लियर है। सेकेंड, करेक्ट प्रॉफिट लॉस। अगर तुमको ईयर एंड में करेंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना है तो कैश बेसिस से तुमको करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा, बिकॉज कैश बेसिस में तुमने कुछ एक्सपेंस और इनकम अगले साल के भी लिख लिए, कुछ एक्सपेंस इनकम हो सकता है तुमने पिछले साल के भी लिख लिए, तब तुमको करेंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस से तुमको करेंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, बिकॉज एक्रूअल बेसिस में तुमने करेंट ईयर का सभी इनकम सभी एक्सपेंस लिखा है।
चाहे उससे पैसा आया हो या ना हो, चाहे उसका पेमेंट गया हो या ना गया हो, बस उसका बिलिंग हो चुका है, इतना पता चल चुका है कि वो करंट ईयर का है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। सो एक्रूअल बेसिस तुम्हें करेक्ट प्रॉफिट लॉस देगा, कैश बेसिस तुम्हें करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं देगा। थर्ड बेसिस है एक्सेप्टेबिलिटी। सो जनरली हम कैश बेसिस को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि एक तो हम इसमें दूसरे सालों के रिजल्ट भी लिखने लग जाते हैं, और दूसरा बहुत सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम स्किप कर देते हैं। जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ता है वैसे वैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो उधार में हो रहे ट्रांजैक्शन, उनका वॉल्यूम बढ़ता है। बिजनेसमैन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उधार का भी सहारा लेता है, तो बहुत बार वो सेल या परचेज उधार में करता है। तो कैश बेसिस बोलता है उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो तभी रिकॉर्ड होगा जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे सेल और परचेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे बिकॉज वो उधार में। तो क्योंकि आप अपने बहुत सारे सेल परचेज नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं आने वाला। एक्रूअल बेसिस बोलता है आपको सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, तो इसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, एंड बिकॉज सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल। अप्रूव बाय लॉ, कैश बेसिस इज नॉट अप्रूव बाय लॉ। लॉ बोलता है कैश बेसिस से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाएं, ये नॉलेज के लिए है, बस थ्योरेटिकल है। कंपनीज लॉ बोलता है कि यू शुड प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग एक्रूअल बेसिस। तो कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कैश बेसिस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस से बनाना है। एंड लास्ट है सूटेबिलिटी। सो कैश बेसिस जनरली उन सब बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनके बिजनेस का स्केल बहुत छोटा है और जो जनरली बिजनेस कैश में करते हैं, जो उधार में कोई भी बिजनेस की डील करते ही नहीं है, या फिर जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो लोग प्रोफेशनल है तो उनका बिजनेस क्या है, वो कोई गुड्स में तो डील कर नहीं रहे, वो तो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनका बिजनेस कैश में ही होता है। तो उन सब व्यापार के लिए कैश बेसिस सूटेबल है। लेकिन अगर आपके बिजनेस का स्केल बड़ा है, आप गुड्स में डील करते हैं और बहुत बार आपका परचेज सेल उधार में होता है, सो इन दैट, और पैसा आने और पैसा जाने में टाइम लगता है, सो इन दैट सिचुएशन कैश बेसिस इज नॉट सूटेबल। आपको क्या फॉलो करना चाहिए, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, सो एग्जाम में तुम्हें डिफरेंस दे सकता है कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में डिफरेंशिएट करके बताइए, या तो वो तुमको डिफरेंस खुद लिखने बोल देगा, नहीं तो तुमको बेसिस दे देगा कि इस बेसिस के ऑन दिस बेसिस आप डिफरेंशिएट करिए। सो तुम पांचों बेसिस देख लेना, किसी भी बेसिस में तुम्हें डाउट होगा तो तुम अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो हमने हमारा नंबर दे रखा है, तुम उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई कर सके। सो फिर डे 4 का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। आज हमने दो चीज की है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। क्योंकि हम हर ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जितना भी कंटेंट हमने कराया है उसको अच्छे से करो। ठीक है, हम कोई भी चीज में हड़बड़ा नहीं रहे हैं, हम आराम से जा रहे हैं, बिकॉज एक तो आप में से बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्स अभी तक हुए नहीं है 10th के, ये भी हमारे माइंड में है, और फिर हम प्रैक्टिकल पे इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। बहुत जगहों पे क्या होता है ना, वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ये नहीं समझ में आता कि अभी तक आपने बच्चे का अकाउंटिंग का बेस तो क्रिएट किया नहीं, उसको टर्म्स तो बताए नहीं, अकाउंटिंग क्या होता है ये बताया नहीं, प्रिंसिपल्स आपने उसको समझाए नहीं, आप उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवा रहे हो। तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है, जो बच्चे तेज होते हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं या जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और जैसे ही स्टार्ट के 2-3 महीने वेस्ट हुए तो आपका अकाउंट्स खत्म, क्योंकि आपका अकाउंट्स का तो बेस क्रिएट ही नहीं हुआ। सो प्लीज गाइज, आप में से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि स्टार्ट के 20, 25, 30 लेक्चर आप जरूर देखें, उससे आपका अकाउंट का बेस क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स थ्योरी को स्किप कर देते हैं बिकॉज एग्जाम में तो उतने मार्क्स का आता नहीं है। तो क्या सिर्फ आप एग्जाम पर्पज से पढ़ाना चाहते हैं क्या?
क्या ये नहीं है कि बच्चे को नॉलेज भी दी जाए? नॉलेज है तो तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगे, नॉलेज नहीं है मार्क्स लाके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी जो थ्योरी स्किप कर देते हैं। तुम थ्योरेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग कर लो ना, 1 महीना लगेगा, उसके बाद तुमको अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, सो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मैं फिर आप सबसे अपील करूंगा कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इससे क्या है, हमें इंकरेजमेंट मिलेगा और वीडियो पोस्ट करने का, हमें इंकरेजमेंट मिलेगा कि हमारी सर्विसेज बहुत बच्चों को पसंद आ रही है, और हम कोशिश करेंगे कि और सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करके आप तक हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है गाइस, सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज फीडबैक भी जरूर देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, उससे हमें आइडिया लगता रहेगा कि क्या बच्चों को चीजें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और मैं ऐसे ही कोई रैंडमली टॉपिक नहीं उठाऊंगा, मैं जैसा सिलेबस सीबीएसई की तरफ से डिफाइंड है क्लास 11th का, मैं वैसे ही चलूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन। और जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूं मैं वैसे ही वीडियो में भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करने वाला। ठीक है, ओके गाइज, हैव अ नाइस डे देन, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।